सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए हमने भी कमर कस लिया और आपके साथ हाथ में हाथ डालकर हम लोग आपके लिए लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको दे रहे हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर दिया है और हिस्ट्री के लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक जा चुका है, जिसमें सारे के सारे 9 के 9 चैप्टर के हिस्ट्री के MCQs एंड 9 के 9 चैप्टर्स के जो भी आपके आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स होते हैं, उन सभी चीज को हमने एक वीडियो के अंदर कवर कराया और वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो बहुत सारी चीज मिस आउट कर दोगे, प्लीज चेकआउट करते रहना, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये अगेन होने वाला है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का वीडियो, जिसमें मोस्टली सारे के सारे MCQs को हम इसी एक वीडियो के अंदर कवर करा देंगे और वो होने वाला है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। तो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस में भी आपके MCQs आते हैं और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, यानी 2 MCQs तो आने श्योर है आपके पॉलिटिकल साइंस में। तो इस हिसाब से हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं। वैसे इसके बाद भी जो 2 दिन का और गैप है उसमें भी लगातार कई सारे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट मैप होते हैं, कंसेप्ट चार्ट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, चाहे ट्रू और फॉल्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, और भी ऐसे कई सारे अनगिनत वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशंस में कोई भी दिक्कत ना आए और आप लोग अच्छे से पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। साथ ही में अगर आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करना है तो हर एक चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखा है, प्रॉपर तरीके से लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। उन लेक्चर वीडियोस को आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे काफी ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, टाइम भी बचेगा और कहीं ना कहीं अगर सारे कंसेप्ट क्लियर है तो भाई कोई भी क्वेश्चन आने दो, मैं नहीं डरता, ऐसी वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं बच्चा। तो बस पढ़ाई करते रहना, इतना ही मैं बोलना चाहता हूं। और अब इस वीडियो की हम बात करें, इसमें सारे MCQs देखेंगे। काफी छोटा वीडियो है ये, लगभग 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरे MCQs को मैं आपको बता दूंगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और मैं चाहता हूं जितना हो सके आप हमारे सभी वीडियोस को शेयर करो अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ, ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो सके। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। साथ ही में अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट से हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं बात करूं पहला चैप्टर, ठीक है, ये किस बारे में है। तो ये जो पहला चैप्टर है इसमें पहला क्वेश्चन MCQ अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि महाराष्ट्र में कितने सीट्स रिजर्व है वुमेन के लिए लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इंस्टीट्यूशन बॉडीज के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50% सीट सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए, यानी 50% अगर आप देखोगे तो सीधा विमेन जो है वो सीट्स लेके जाएंगी। अगर मैं सेल्फ गवर्निंग बॉडी, सेल्फ गवर्निंग लोकल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के अंदर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। याद कैसे करना है अगेन मैं बता देता हूं। महाराष्ट्र में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का नाम आया, नंबर ऑफ सीट्स की नाम आए, वुमेन की बारे में बात है, 50% लिख कर आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड ए फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर वीमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब कौन सा ऐसा लॉ है जो कहीं ना कहीं एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, किसके लिए, विमेन के लिए, ताकि एक फ्रीडम को सिक्योर किया जा सके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो वो याद रखना, वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। एक समय था दोस्तों कि पहले के जमाने में औरतों को बहुत ज्यादा अत्याचार सहना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ द डाउरी। दहेज प्रथा पहले थी कि भाई तुम दहेज दो, लड़की वाले हो तो तुम दहेज दोगे तब आपकी बेटी को हम एक्सेप्ट करेंगे, और अगर दहेज जो है वो मन मुताबिक नहीं मिलता था, ठीक है, तो बाद में भी जो फीमेल्स होती थी, जो दुल्हन होती थी, उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती थी और कभी कभी तो इवन डेथ भी हो जाती थी बिकॉज ऑफ वो खुद को कुछ ना कर लेते थे, या फिर कभी ना कभी बिकॉज ऑफ द जो इन लॉज होते हैं उनके वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा कानून बनाया गया जो आज भी चलता है, जिसका नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब डाउरी को यानी दहेज को रोकने की एक कानून है, उसको बनाई गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो कि है द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी का जो एसेंस है वो क्या है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब क्या ऐसा चीज है जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बताता है, दर्शाता है, तो वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपको सारी चीजें बतानी पड़ती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। मान लो कि आप एक गवर्नमेंट हो, आप गवर्नमेंट चला रहे हो, अब गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट पैसा भी लेते हैं, ऑब्वियसली जो भी पब्लिक का पैसा है, जो हम इनकम टैक्स भरते हैं, तो वो पूरा पैसा जो होता है वो गवर्नमेंट के पास आता है और गवर्नमेंट अपनी तरीके से वो सब चीज करती है। लेकिन उनको एक ये है कि आपको बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा पब्लिक को, और पब्लिक डोमेन में सर्कुलर निकालने पड़ेंगे, नोटिसेस निकालने पड़ेंगे और बाकी चीजें बतानी पड़ेगी कि आपने कौन सा पैसा कहां खर्चा किया। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो बजट निकलता है, आपको पता है ना, हर साल हमारे इंडिया का एक बजट निकलता है, फाइनेंस मिनिस्टर आती है एक लाल किताब लेके, अभी तो लाल किताब वाला जमाना आ गया, अभी तो टैबलेट लेके आते हैं, टैबलेट मतलब मोबाइल स्क्रीन बड़ा वाला,
मोबाइल टैबलेट होता है ना, वो लेके आती हैं, जो कि रेड कलर के ऐसा कपड़े में पैक होता है, उसको खोलते हैं और फिर उससे रीड करके बताते हैं कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को इस साल 10,000 करोड़ का ये दिया है, फाइनेंस अपना डिफेंस मिनिस्ट्री को हमने 50,000 करोड़ का ये दिया है, ठीक है, इसको हमने 5,000 करोड़ का दिया है। तो मतलब वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग कहाँ पे, मिनिस्ट्रीज में, ताकि वो अपना काम कर सके। तो इस हिसाब से चीजें होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जो है ये कौन बताता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये एक्ट आने के बाद, ये कानून आने के बाद हर किसी को जानने का हक है और गवर्नमेंट को अपना हर एक चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये चीज इस चीज से पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ये था पहला चैप्टर। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करें, क्या है कि द इलेक्शन कमिश्नर, याद रखना इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। तो हमने पढ़ाया हुआ है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सके, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट, डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब भारत देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जो पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो वो कौन था, तो वो था दोस्तों याद रखना सुकुमार सेन। कौन था, सुकुमार सेन, नाम याद रख लो। वो कौन था, सुकुमार सेन, जो कि पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का सुकुमार सेन बना। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड बाय डैश कमिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन होते हैं डिपार्टमेंट, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी कमिटीज होती है और वो कमिटीज डिसाइड करती है कि कहां कहां कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी। और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एरिया। जैसे मान लो कि मुंबई का एक एरिया है तो मुंबई का कॉन्स्टिट्यूएंसी ये हो जाएगा, थाने का हो जाएगा, पालघर का हो जाएगा, ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है। तो वो कौन करता है, डेलिमिनेशन, ठीक है, याद रखना, डिलिमिटेशन या फिर डेलिमिनेशन बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो डिलिमिटेशन कमिटी जो है, डिलिमिटेशन याद रखना, DELIMITATION। तो डिलिमिटेशन कमिटी जो है इलेक्शन कमीशन की, यही निर्धारित करती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे रहेंगे, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। इंडिया में पहली बार किसी ने वोट किया था, उसका नाम क्या है, तो फर्स्ट वोटर इंडिया का नाम याद रख लो, इंडिया का फर्स्ट वोटर का नाम है श्याम शरण नेगी। क्या है, श्याम शरण नेगी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चा, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की, देखो चैप्टर नंबर 3 आ गया, मतलब सिर्फ और 3 चैप्टर पढ़ना है, ये छोटा सा वीडियो खत्म, ठीक है। कितना हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्या बोल रहा है, व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर, सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज डैश। मतलब क्या बोल रहा है कि जब लोग साथ में आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में ताकि पॉलिटिकल पावर मिले, तो उस चीज को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं, जीतने के बाद अपना पार्टी का, अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, पॉलिटिकल पावर मिलता है, तो वो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, याद रखना। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ए पार्टी इन डैश स्टेट। तो याद रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस करके एक पार्टी का नाम है और वो है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, याद रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। तो इसके हेड कौन है, ठीक है, याद रखना, हेड भी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बता दो, मुझे पता है बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत इजी आंसर है, ठीक है, बहुत फेमस भी होते हैं वो, तो याद रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जम्मू एंड कश्मीर के, उनके हेड बता देना कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जस्टिस पार्टी ए नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट, ठीक है, जस्टिस पार्टी जो है एक नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म इनटू डैश पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी बना जस्टिस पार्टी, जो कि एक नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट था। अब वो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था, वो था आपका द्रविड़ मुनेत्र कजगम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आज के डेट में DMK के नाम से जानते हैं। तो ये एक ऐसा पार्टी था, ठीक है, जो कि एक नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट इन्होंने किया था, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो याद रखना, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, याद रखना, DMK पार्टी। नेक्स्ट, टू अचीव द पॉलिटिकल पावर या फिर टू अचीव द पावर इज द मेन ऑब्जेक्टिव। किसका मेन ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन काम क्या है भाई, उनको सत्ता में आना है। सत्ता में मतलब क्या, सीधी बात है भाई, मैं अगर काम पॉलिटिकल पार्टी का मतलब अध्यक्ष हूं या फिर जो मैं पॉलिटिकल पार्टी रन कर रहा हूं, तो मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है भाई, मेरे को हेड करना है, मेरे को लीड करना है, मेरे को अपनी सरकार बनाना है, ताकि मैं भी लोगों का भला कर सकूं और ऑब्वियसली कुछ पैसे भी कमा सकूं। तो यही होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा, ठीक है, पैसे भी कमाने हैं, लोगों का भला भी करना है और कहीं ना कहीं सरकार चलाना है, गवर्नमेंट चलाना है। तो ये उनका मेन मकसद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है, डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर मूवमेंट। फार्मर मूवमेंट का मेन डिमांड क्या था, ऑब्वियसली टू गेट द राइट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। याद रखना, फार्मर का मेन डिमांड ये नहीं था कि उनको फॉरेस्ट लैंड चाहिए, नहीं था, उनको कंज्यूमर चाहिए नहीं था, उनको डैम्स के बिल्डिंग बनाने हैं वो नहीं था, मतलब डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, ये नहीं था। उनका ये था कि उनका जो भी खेती किया हुआ जो प्रोडक्ट है, जो वो उगा रहे, जो फसल उगा रहे, उसकी सही कीमत उनको मिले। यही फार्मर का
आंदोलन, जो किसान आंदोलन आज भी कहीं ना कहीं सुनने में आता है हमें, किसान आंदोलन, तो उनका क्या है, एमएसपी, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस के ऊपर ही उनका डिमांड होता है। ठीक है, अगर आप सुनते होंगे न्यूज़, अगर आप देखते होंगे तो यही उनका डिमांड है एमएसपी का। तो उनका मेन यही है कि भाई मैं जो क्रॉप्स उगा रहा हूं, मैं जो फसल उगा रहा हूं, कहीं ना कहीं उसका मुझे सही कीमत मिले, सही दाम मिले। ठीक है, तो ये उनका मेन डिमांड था। ठीक है, टू गेट द राइट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो याद रखना, अगर आपको कोई पूछता है कि किसान आंदोलन का, फार्मर मूवमेंट का मेन डिमांड क्या था, तो उनका मेन डिमांड था कि जो भी उन्होंने क्या किया है, मतलब क्रॉप्स को उगाया है, उसका सही कीमत उनको गवर्नमेंट, उनको सरकार जो है वो दे दे। ठीक है, यही उनका क्या था बच्चा, मेन डिमांड था। याद रहेगा ये सब चीजें, क्लियर है, बहुत इजी है। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ जाओ, फटाफट से आगे बढ़ जाओ। क्या बोल रहा है और चीज, देखो यहां पे ध्यान से, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है, सेल्फ सफिशिएंट करना है, चीज आपको ध्यान में रखना, डैश वॉज इनिशिएटेड। तो अगर हम बात करें क्या करना है, सेल्फ वॉज इनिशिएटेड, तो क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, याद रहेगा, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इनिशिएट किया गया, जिससे कहीं ना कहीं क्या है, आपका ये बढ़े, क्या बोलते हैं उसको, उपजाऊपन बढ़े, अच्छी से खेती हो जाए, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैश इज नोन एज द वाटरमैन, पानी मैन, वाटरमैन, पानी मानव। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा को ही वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आया, कहीं पे भी आया, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5, आखिरी चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से देख लो, फिर ये वीडियो हमारा एंड हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इन ए डेमोक्रेसी डैश पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड गेट पॉलिटिकल पावर। क्या बोल रहा है, इन ए डेमोक्रेसी डैश पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इन ए डेमोक्रेसी डैश पार्टिसिपेट इलेक्शन एंड गेट पॉलिटिकल पावर। तो वो कौन पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस इन द वर्ल्ड इज डैश। ठीक है, जो बहुत सारे चैलेंजेस है, ठीक है, जो हर डेमोक्रेटिक नेशन फेस करते हैं, वो है रिलीजियन कन्फ्लिक्ट। तो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट यानी कि जो धर्म के नाम पे जो झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, ये सब चीज से काफी ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को, और इवन गवर्नमेंट को, इवन आम जनता को भी। तो ये सब चीजें जो है ये ना हो, इसके हिसाब से आपको चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही था हमारा ऑलमोस्ट जितने भी एमसीक्यूज थे। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज थे ऑलमोस्ट मैंने यहां पे आपको करा दिए। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज थे यहां पे ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे चीजें, सारी की सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। अब इसके अलावा जो भी मैंने बोला टेक्स्ट बुक में है, बाकी चीजें हैं उसको आप रीड करो, जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने पढ़ाए हुए हैं वो सब चीज, मतलब जो आपके पास है नोट्स डाइजेस्ट, उससे पढ़ो, पढ़ के कंप्लीट करो। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चार्ट बच गया है, इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स हो गया, गिव रीजन हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, ये सब चीज के वीडियोस भी हम लाते रहेंगे, बस आप मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।